छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले के बॉर्डर पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में अब तक 32 नक्सली मारे गए। मुठभेड़ स्थल से अब तक AK-47 राइफल, एसएलआर जैसी ऑटोमेटिक बंदूकें व भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मुठभेड़ में बड़े कैडर के इनामी नक्सली भी मारे गए हैं। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ अभी जारी है और मारे गए नक्सलियों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। सुकमा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सोमवार रात सुरक्षा बल के जवानों पर चिंतावागू नदी के किनारे नक्सलियों ने हमला कर दिया। जवाबी फायरिंग में 2 नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि शव बरामद नहीं हुए हैं। मुठभेड़ के बाद तलाशी अभियान में भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद की गई है। जानकारी के अनुसार जवानों को सोमवार रात को ऑपरेशन के लिए करकंगुड़ा इलाके में भेजा गया था। चिंतावागू नदी के किनारे करीब 40 से 50 नक्सलियों ने अत्याधुनिक हथियारों से जवानों पर हमला कर दिया और लगभग सब मारे गए। उनमें से कई इनामी नक्सली थे। जवानों की ऐसी कार्यवाही हेतु नंदन न्यूज तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। जय हिंद। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले के बॉर्डर पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में अब तक 32 नक्सली मारे गए। मुठभेड़ स्थल से अब तक AK-47 राइफल, एसएलआर जैसी ऑटोमेटिक बंदूकें व भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मुठभेड़ में बड़े कैडर के इनामी नक्सली भी मारे गए हैं। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ अभी जारी है और मारे गए नक्सलियों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। सुकमा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सोमवार रात सुरक्षा बल के जवानों पर चिंतावागू नदी के किनारे नक्सलियों ने हमला कर दिया। जवाबी फायरिंग में 2 नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि शव बरामद नहीं हुए हैं। मुठभेड़ के बाद तलाशी अभियान में भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद की गई है। जानकारी के अनुसार जवानों को सोमवार रात को ऑपरेशन के लिए करकंगुड़ा इलाके में भेजा गया था। चिंतावागू नदी के किनारे करीब 40 से 50 नक्सलियों ने अत्याधुनिक हथियारों से जवानों पर हमला कर दिया और लगभग सब मारे गए। उनमें से कई इनामी नक्सली थे। जवानों की ऐसी कार्यवाही हेतु नंदन न्यूज तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। जय हिंद। इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर रहा है। इस बीच इजरायली मीडिया ने हसन नसरल्लाह को मार गिराए जाने के बाद अब उसके उत्तराधिकारी हाशिम सफीउद्दीन को मार गिराने का दावा किया है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बेरूत में हाशिम सफीउद्दीन को निशाना बनाया गया। 3 इजरायली अधिकारियों के अनुसार इजरायली लड़ाकू विमानों ने गुरुवार को आधी रात के आसपास भीषण हवाई हमलों की बौछार कर दी। इन हमलों का मकसद मृतक हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह के ममेरे भाई और संभावित उत्तराधिकारी हाशिम सफीउद्दीन को निशाना बनाना था। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद 1 हफ्ते बाद आज उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। कहा जा रहा है कि करबला में उन्हें दफनाया जा सकता है। उनके अंतिम सम्मान में सांकेतिक जनाजा निकलेगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ईरान में जुमे की नमाज में शामिल होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक नसरल्लाह के जनाजे पर इजरायली हमले के डर से उनकी अंतिम यात्रा बड़े स्तर पर नहीं निकाली जाएगी। बांग्लादेश को जिसने गुलामी और जुल्म से आजादी दिलाई, आज उसी मुल्क न सिर्फ आंखें दिखा रहा बल्कि एक के बाद एक तुगलकी फरमान जारी कर रहा है। अब तो हद ही हो गई। जब दुर्गा पूजा को लेकर देश की अंतरिम सरकार ने तुगलक के जमाने का फरमान जारी कर दिया। बांग्लादेश में तमाम मुस्लिम संगठनों और सरकार की ओर से सख्त आदेश जारी किए जा रहे हैं। इन आदेशों में बांग्लादेश के अंदर दुर्गा पूजा मनाने पर रोक लगा दी गई है, तो कुछ जगहों पर पंडाल लगाने के लिए बाकायदा जजिया कर मांगा जा रहा है। दिल्ली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे नवरात्रि त्योहारों को लेकर बांग्लादेश में हिंदू समाज काफी डरा हुआ है। देश में तमाम जगहों पर दुर्गा पूजा के पंडाल लगाने और मूर्तियां स्थापित करने पर रोक लगा दी गई है। कई जगह पंडाल लगाने के लिए 5 लाख रुपए का टैक्स मांगा जा रहा है। इतना ही नहीं, फरमानों में ये भी कहा जा रहा कि नमाज के समय दुर्गा पूजा पंडालों में पूरी तरह खामोशी होनी चाहिए। ये फरमान उन खबरों के बीच जारी किए गए हैं जिसमें कहा गया है कि देश के कई मंदिरों में भगवान की प्रतिमाएं तोड़ने के साथ मंदिरों को लूटा भी जा रहा है। जब इस्कॉन टेम्पल, जो कि बांग्लादेशी को निरंतर भोजन मुहैया कराती रही, को तोड़ने और लूटने में बांग्लादेशियों ने शर्म नहीं की, तो सोच कर देखिए कि वहाँ रह रहे हिंदुओं का क्या हाल हो रहा होगा। व्यापारी संगठनों का आरोप है कि फ्लिपकार्ट और अमेजन ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) पॉलिसी और अन्य एक्सचेंज फ्रेमवर्क का उल्लंघन कर रहे हैं। दिल्ली से बीजेपी सांसद और कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, फ्लिपकार्ट और अमेजन अवास्तविक मूल्य निर्धारण, बम्पर डिस्काउंट दे रहे हैं और इससे होने वाले घाटे को लेकर उन्हें वित्तीय मदद मिल रही है। वे जो भी निवेश ला रहे हैं उसका इस्तेमाल नकदी खर्च करने और भारत में अपने ऑपरेशन के दौरान होने वाले घाटे को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। AMRA के संस्थापक और चेयरमैन कैलाश लिख्यानी ने आरोप लगाया कि कुछ ब्रांड और बैंक भारी छूट के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ सांठगांठ कर रहे हैं। AMRA ने ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ कथित तौर पर मिलीभगत करने के लिए चीनी मोबाइल फोन विनिर्माताओं OnePlus, iQOO और पोको के ऑपरेशन को निलंबित करने की मांग की है। मास की करतूत का फल अब पूरे पश्चिम एशिया को भुगतना पड़ रहा है।
इजरायल हिजबुल्लाह के साथ ही अब ईरान के साथ भी युद्ध की आशंका गहरा गई है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकती है। इस बीच इजरायल ने लेबनान में जमीनी हमला भी शुरू कर दिया है। ऐसे में हालात के और बिगड़ने की आशंका बढ़ गई है। इन सब के बावजूद 900 से भी ज्यादा भारतीय जवान दक्षिण लेबनान में मोर्चे पर डटे हैं। बड़ी बात यह है कि इजरायल ने साउथ लेबनान में ग्राउंड अटैक भी किया है। यह इलाका हिजबुल्लाह के सुरक्षित ठिकानों में से एक माना जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि भीषण सशस्त्र संघर्ष के बीच भारतीय जवान वहां क्या कर रहे हैं। भारतीय फौज दक्षिण लेबनान में किसकी तरफ से भूमिका निभा रहे हैं। दरअसल दक्षिण लेबनान में मौजूद भारतीय जवान संयुक्त राष्ट्र के ऑपरेशन के तहत वहां मौजूद हैं। भारतीय जवान यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन साउथ लेबनान के तहत अशांत साउथ लेबनान में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। इजरायल के गाजा अटैक के बाद हिजबुल्लाह भी हमास के साथ आ गया। लेबनान से इजरायल पर लगातार रॉकेट दागे गए और मिसाइलें फायर की गयीं। ईरान ने इजरायल पर मंगलवार रात 180 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इसमें से ज्यादातर को इजरायल की डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया। इजरायली डिफेंस सर्विसेज IDF के मुताबिक हमले में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी नहीं मिली है। फुटेज से पता चलता है कि ईरान ने मोसाद हेडक्वार्टर, नेवातिम एयरबेस और तेल नोफ एयरबेस को निशाना बनाकर हमला किया था। इजरायल पर हमले के बाद ईरान ने कहा कि अगर इजरायल ने इसका जवाब दिया तो वे पलटवार करेंगे। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान ने कहा कि हमने इजरायल की आक्रामकता का जवाब दिया है। ये ईरान के हितों और नागरिकों की रक्षा के लिए जरूरी था। ईरान के हमले के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। IDF ने कहा है कि हम ईरान को बख्शने वाले नहीं हैं। इन हमलों का जवाब जरूर दिया जाएगा। इसके लिए वक्त और जगह हम खुद चुनेंगे। इजरायल पर हमले के बाद अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक की। इसके बाद बाइडेन ने सेना से कहा है कि वो ईरानी हमलों से इजरायल की रक्षा करे और इजरायल की तरफ दागी गई मिसाइलों को मार गिराएं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने मंगलवार रात कहा कि अमेरिकी सेना ने इजरायल की रक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल हम हालात का जायजा ले रहे हैं। अब तक हमें पता चला है कि ईरान का हमला पूरी तरह से फेल रहा। कानपुर टेस्ट मैच 3 दिन बारिश से धुलने के बाद अनुमान था कि शायद ये टेस्ट ड्रॉ की तरफ बढ़े, लेकिन भारत के गेंदबाजी ने इस मैच को बना दिया, क्योंकि खेल शुरू होने से पहले बांग्लादेश 107 रन बनाकर 3 विकेट पर था, लेकिन उसके बाद 233 पर ढेर हो गए। इसका श्रेय निश्चित रूप से गेंदबाजों को जाता है, लेकिन अब भी मैच में कुछ खास नहीं था, लेकिन उसे खास बना दिया भारतीय बल्लेबाजी ने। टेस्ट क्रिकेट में 20 अंदाज में बल्लेबाजी करके टेस्ट क्रिकेट में भारत ने 18 गेंदों में 50 रन पूरे कर लिए और 10 ओवर होते होते सैकड़े का आंकड़ा छू लिया और नीरस मैच में जान डाल दी। मिडिल ऑर्डर ने भी ये तेज बल्लेबाजी जारी रखी। राहुल कोहली और गिल ने धागे खोल दिए, जिसकी बदौलत भारत तेज तर्रार 289 रन बना सकी और एक ही दिन में फिर से बांग्लादेश को बैटिंग करने आमंत्रित कर दिया और विपक्षी टीम के 2 विकेट भी गिरा दिए। अब भी बांग्लादेश 26 रन से पीछे है और कल का पूरा दिन शेष है। यदि भारत 2 सेशन में बांग्लादेश को ऑल आउट कर देता है तो ये सुनहरा मौका है। भारत ने 5वें दिन पहले ही सेशन में बांग्लादेश को ऑल आउट कर दिया। बांग्लादेश ने भारत को 96 रन का लक्ष्य दिया, जिसे भारत ने 3 विकेट होकर हासिल कर लिया, जिसमें यशस्वी जायसवाल ने शानदार अर्धशतक लगाए। इस प्रकार भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच में भारत ने क्लीन स्वीप करके टेस्ट वर्ल्ड कप चैंपियन में अपना दबदबा पहले स्थान पर बरकरार रखा है। अब भारत का अगला टेस्ट न्यूजीलैंड से होगा। ये टेस्ट मैच भी भारत के मुंबई में शुरू होने जाएगा। भारत बहरहाल वर्ल्ड कप चैंपियन ट्रॉफी के पहले पायदान पर पहुंच चुका है। द्वितीय स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियन का फाइनल खेलेगा। जो मजा पिछले 8-10 साल से किसी टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट फैंस को नहीं मिला था, वो कानपुर टेस्ट के चौथे दिन बांग्लादेश के खिलाफ मिल चुका है। भारत बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच BCCI ने भरे मानसून में कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में शेड्यूल कर दिया था, जिसके बाद जब बारिश की वजह से इस टेस्ट मैच के पहले 3 दिन पहले दिन के 35 ओवर छोड़कर लगभग पूरी तरह धुल गए, तो भारतीय क्रिकेट फैंस BCCI के कानपुर में मानसून के बीच टेस्ट मैच शेड्यूल करने को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। लोग इस वजह से नाराज थे कि जब सबको पता है कि यहाँ सितंबर में मानसून सक्रिय रहता है, तो 5 दिन का टेस्ट मैच इस महीने आयोजित कराने का फैसला BCCI ने क्यों लिया। आप नंदन न्यूज को सुन रहे हैं। सबकी नाराजगी कानपुर टेस्ट के चौथे दिन लगभग दूर हो गई है।
कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे पहले बांग्लादेश को पहली पारी में जल्द समेटने का अपने गेंदबाजों को आदेश दिया और बांग्लादेश की पहली पारी 233 रन पर सिमट गई। इसके बाद रोहित शर्मा खुद यशस्वी जायसवाल को साथ लेकर मैदान में उतरे और भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी की शुरुआत टेस्ट मैच के चौथे दिन लंच के बाद की। समय इस टेस्ट मैच में लगभग 1.5 दिन का बचा था तो कोच गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा ने फैसला पहले ही किया था कि अगर इस मैच का नतीजा लाना है तो भारतीय टीम को पहली पारी में बेहद ही तेज खेलना होगा और बांग्लादेश की पहली पारी के 233 रन की स्कोर को बहुत जल्द पीछे छोड़ना होगा। आप नंदन न्यूज को सुन रहे हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने ओपनिंग करते हुए आक्रमण की जिम्मेदारी ले ली और फिर लगे बांग्लादेशी की गेंदबाजों की जमकर धुनाई करने और महज 11 गेंद पर 3 छक्के और 1 चौके की सहायता से 23 रन जंग दिए। आलम ये था कि भारतीय टीम ने 3 ओवर में ही अपने 50 रन पूरे कर लिए। ऐसा लग रहा था कि यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा बांग्लादेश के खिलाफ पहला T20I मैच खेल रहे हों और पावर प्ले चल रहा हो। रोहित 23 रन पर आउट हुए लेकिन यशस्वी जायसवाल रुके नहीं और भारतीय टीम ने महज 10.1 ओवर में ही 100 रन पूरे कर लिए। ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश के 233 रन को भारतीय टीम 20 ओवर में ही पीछे छोड़ देगी। यशस्वी जायसवाल 51 गेंद पर 12 चौकों और 2 छक्कों की सहायता से 72 रन जंग का आउट हुए। आप नंदन न्यूज को सुन रहे हैं। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद केएल राहुल और विराट कोहली ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और कोहली तो 47 रन पर आउट हो गए लेकिन आईपीएल में धीमी गति से बल्लेबाजी करने वाले केएल राहुल ने अचानक ही लय पकड़ ली और बांग्लादेशी गेंदबाजी की जमकर धुनाई करते हुए महज 33 गेंद पर अपने टेस्ट करियर का सबसे तेज अर्धशतक जंग दिया। सारे रिकॉर्ड कानपुर की इस पिच पर बनते जा रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट इतिहास में भारत की तरफ से शार्दुल ठाकुर के साथ संयुक्त रूप से तीसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाया जो 31 गेंद पर आया। वहीं केएल राहुल ने 33 गेंद पर अर्धशतक लगाकर रिकॉर्ड बनाया। आप नंदन न्यूज को सुन रहे हैं। मैच का नतीजा कुछ भी हो लेकिन जिस तरह भारतीय टीम ने जीत के लिए प्रयास किया है वह देखने लायक है। टेस्ट क्रिकेट इतिहास में मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी टीम ने इस तरह से आक्रामक खेलकर किसी टेस्ट मैच को जीतने का प्रयास किया हो। भारतीय टीम के इस प्रयास और कोच गौतम गंभीर तथा रोहित शर्मा की रणनीति की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे गौतम गंभीर रोहित शर्मा को बता रहे हैं कि इस टेस्ट मैच को हम कैसे जीत सकते हैं। वहीं एक तस्वीर में वह केएल राहुल को भी बता रहे हैं कि ये बल्ला है, इसे तलवार समझकर अब गेंद को केवल काटने के इरादे से क्रीज पर उतरना और केएल राहुल ने शायद वही फॉर्मूला आजमाकर ये बेहद आक्रामक पारी खेली है। नंदन न्यूज को आप सुन रहे हैं। कानपुर टेस्ट को देखने के बाद एक आइडिया भी आया है कि क्यों न टेस्ट मैच को केवल 3 दिन का ही कर दिया और सभी टीमों के लिए हर पारी में ओवर भी निर्धारित कर दिए जाएं। अगर ऐसा हो जाए तो टेस्ट क्रिकेट में भीड़ भी बढ़ जाए और इसकी लोकप्रियता भी दोगुनी हो जाए। वैसे भी टेस्ट मैचों के ज्यादातर नतीजे 3 से 3.5 दिन में ही आ रहे हैं। कानपुर टेस्ट में भारतीय टीम के खेल और टेस्ट क्रिकेट को 3 दिन का करने के सुझाव पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है और 3 दिन के टेस्ट मैच पर आपका क्या विचार है।
भगत सिंह ने अहिंसा की धारा को छोड़ नई धारा चुनी। उनका मानना था कि अहिंसा से देश को आजादी नहीं दिलाई जा सकती। आज उनकी 116वीं जयंती है। एक युवा क्रांतिकारी जिसने 8 साल के छोटे से राजनीति जीवन में तेज ही नहीं दुनिया में वीरता और देशभक्ति की और प्रीतम मिसाल दी। अहिंसा की धारा को छोड़ एक नई विचारधारा को जन्म दिया, जिनका मानना था कि सत्याग्रह, उपवास और अंग्रेजों का दास बने रहने से आजादी नहीं मिलती। 14 साल की उम्र में स्कूल की किताबें और कपड़ों को आग लगाकर क्रांतिकारी होने का परिचय दिया। गाँव में पोस्ट छापे, छोटी सी उम्र में जेल काटा, मगर जेल की 4 दीवारी उनके विचारों को सीमित नहीं कर सके। 23 साल की उम्र में देश के लिए फांसी के फंदे पर लटकाने से पहले हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, उर्दू में खूब लिखा, जिसकी बेचारी बौद्धिक सक्रियता आज भी लोगों को प्रभावित और प्रेरित करती है। 14 साल की उम्र में किताब चले। 28 सितंबर 1960 को जन्मे भगत सिंह बचपन से ही क्रांतिकारी प्रवृत्ति के थे। 14 साल की उम्र में उन्होंने सरकारी स्कूल की किताबें और कपड़ों को आग लगा दिया। ऐसा करने पर गांव उनके पोस्टर चिपकाए गए। उनकी दोस्ती भी राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारी युवाओं से थी। भगत सिंह गांधी से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने शुरू में गांधी जी के अहिंसा सत्याग्रहों का समर्थन किया, मगर 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी से मतभेद रहने लगे। उन्होंने शांति की धारा, अहिंसा की धारा को छोड़कर एक नई विचारधारा चुनी। उनका मानना था कि अहिंसा से देश को आजादी नहीं दिलाई जा सकती। इसका परिचय उन्होंने 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या करके दिया। सैंडर्स की हत्या और असेंबली में बम फेंकने के जुर्म में भगत सिंह को जेल हुई। भगत सिंह पढ़ने के शौकीन की कहा जाता है कि उनके हाथ में हमेशा एक किताब रहती थी। मैजनी और गहरी बाल्टी की जीवनियां उन्हें बहुत पसंद थी। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। फांसी की माफी के लिए प्रेमी परिषद में अपील तैयार की गई। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय से मानवता के आधार पर सजा को माफ करने की अपील की, लेकिन बात नहीं बनी। फांसी से पहले भगत सिंह ने अपने परिवार से आखिरी बार मुलाकात 3 मार्च 1931 को की। इस दौरान उनका पूरा परिवार नाखुश था, उदास था, मगर भगत सिंह के चेहरे पर चिकन भी नहीं थी। वो खुशी लोगों को अपने बड़े हुए वजन के बारे में बता रहे थे। एक कर लोगों से मिलने के बाद आखिरी बड़ी माँ की थी। विद्यावती देवी अपने 23 साल की बेटे को आखिरी बार देख रही थी। भगत सिंह ने हंसते हुए माँ को पास बुलाया और कहा, माँ, मेरी माँ लाश लेने आप मत आना, कुलबीर को भेज देना, जो कि भगत सिंह का छोटा भाई था। कहीं आप रोने लगे तो लोग कहेंगे कि भगत की मन रोने लगी। शाम 7:33 पर 23 अगस्त 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। जमुई निवासी अभिषेक कुमार की इन दिनों पूरे बिहार में चर्चा है। वह एक कंप्यूटर इंजीनियर है और उनको गूगल में 2 करोड़ का पैकेज मिला है। वह गूगल के लंदन ऑफिस को जल्द ही ज्वाइन करेंगे। अभिषेक कुमार ने NIT पटना से बीटेक की पढ़ाई की है। बता दें कि अभिषेक कुमार जमुई जिले के जामुखरिया गांव के निवासी हैं। अभिषेक के पिता इंद्रदेव यादव जमुई सिविल कोर्ट में वकील हैं और उनकी मां मंजू देवी एक गृहिणी है। अभिषेक का गूगल तक का सफर बेहद शानदार रहा। अभिषेक के घर में हमेशा से ही शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती थी। इसी को अभिषेक अपनी सफलता का कारण भी मानते हैं। बता दें कि जमुई के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभिषेक कुमार को गूगल के लंदन ऑफिस में सालाना 2 करोड़ रुपए का पैकेज मिला है। अभिषेक कुमार इससे पहले अमेजन कंपनी में 1.08 करोड़ के पैकेज पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अभिषेक कुमार ने कहा कि मैं गूगल में काम करने को लेकर एक्साइटेड हूँ। उन्होंने कहा, कई लोगों का गूगल में काम करने का सपना होता है, मेरा सपना पूरा हो गया है। गूगल में काम करने का सपना वैसे तो हर व्यक्ति का होता है, लेकिन अभिषेक कुमार ने अपने सपने को अपने दम पर अपने पदोलन पूरा किया है। नंदन न्यूज उनके जज्बे को सलाम करता है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। शाकिब अल हसन एक बांग्लादेशी क्रिकेटर है जो बांग्लादेश की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। वह एक दिवसीय क्रिकेट में नंबर 1 ऑलराउंडर का स्थान रखते हैं। वह लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। उन्हें ESPN ने दुनिया में 90वां सबसे प्रसिद्ध एथलीट का दर्जा दिया था। शकीब अल हसन, लेफ्ट हैंड बैट्समैन। 24 मार्च 1987 को बांग्लादेश के बंगुरा में जन्मे शकीब अल हसन ने 1 जनवरी 2005 को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष 11 और जिम्बाब्वे के बीच मैच में प्रथम श्रेणी में डेब्यू किया था। उन्होंने 18 मई 2007 भारत के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था। 6 अगस्त 2006 को शाकिब ने एक दिवसीय क्रिकेट में जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू किया और 27 नवंबर 2006 में TBSI में भी जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू किया था। 2012 के एशिया कप में शाकिब ने 3 अर्धशतक सहित 237 रन बनाए और 6 विकेट लिए थे। बांग्लादेश पहली बार टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा, जहां वह पाकिस्तान से 2 रन से हार गए। शाकिब अल हसन को खेल में उनके प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार मिले। अपने देश के लिए एक के बाद एक शतक और अर्धशतक लगाने के लिए उन्हें 2019 क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह टूर्नामेंट में कुल 606 रनों के साथ तीसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। उन्हें सभी प्रारूपों में 31 मैन ऑफ द मैच पुरस्कार और 16 मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार मिले हैं। वर्तमान में वह सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के बाद सभी रूपों में टूर्नामेंट के तीसरे सबसे खिलाड़ी पुरस्कार रखते हैं। 2009 और 2022 के बीच उन्होंने तीनों प्रारूपों में 85 मैचों में बांग्लादेश क्रिकेट टीम की कप्तानी की है। मई 2022 में शाकिब को टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बनाया गया। मार्च 2022 तक शाकिब के पास 119 पर सबसे अधिक पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने का रिकॉर्ड है।
शाकिब अल हसन एक हसीना सरकार में सांसद भी रह चुके हैं। वर्तमान समय में बांग्लादेश में जो हिंसा फैली हुई है उसी में शाकिब अल हसन पर मर्डर का आरोप लगा हुआ है, जिस वजह से ऐसा हो सकता है कि वह गिरफ्तार हो सकते हैं। वही गिरफ्तारी के डर से बचने हेतु शाकिब अल हसन ने संन्यास की घोषणा कर दिया। हो सके तो कानपुर में खेले जा रहे टेस्ट मैच उनका अंतिम इंटरनेशनल मैच होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट जरूर करें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा। दुर्गा पूजा 2024 से पहले बांग्लादेश में इस्लामिक समूहों के जरिए कुछ मंदिरों को धमकियां मिली है। मंदिर समितियों को धमकी दी गई कि अगर उन्होंने दुर्गा पूजा मनाना है तो उन्हें 5 लाख बांग्लादेशी टका देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए गए तो पूजा नहीं करने दी जाएगी। वहीं 22 सितंबर को मदरसा के कुछ लोगों ने लक्ष्मीगंज जिले के रायपुर इलाके में दुर्गा प्रतिमाओं को तोड़ा गया था। बरगुना जिले में भी प्रतिमाएं तोड़ी गई थी। इस मामले पर हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने चटगांव और खुलना में जिले के अधिकारियों के सामने शिकायत भी दर्ज करवाई। बांग्लादेश सरकार ने आशंका जताई है कि कट्टरपंथी दुर्गा पूजा के दौरान हिंदू मंदिरों और त्योहारों को अपना निशाना बना सकते हैं। अब सरकार ने हिंदू मंदिरों और दुर्गा पूजा पंडालों में मदरसा छात्रों को तैनात करने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि अगर किसी ने हिंसा फैलाने की कोशिश की तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा। दुर्गा पूजा 2024 से पहले बांग्लादेश में इस्लामिक समूहों के जरिए कुछ मंदिरों को धमकियां मिली है। मंदिर समितियों को धमकी दी गई कि अगर उन्होंने दुर्गा पूजा मनाना है तो उन्हें 5 लाख बांग्लादेशी टका देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए गए तो पूजा नहीं करने दी जाएगी। वहीं 22 सितंबर को मदरसा के कुछ लोगों ने लक्ष्मीगंज जिले के रायपुर इलाके में दुर्गा प्रतिमाओं को तोड़ा गया था। बरगुना जिले में भी प्रतिमाएं तोड़ी गई थी। इस मामले पर हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने चटगांव और खुलना में जिले के अधिकारियों के सामने शिकायत भी दर्ज करवाई। बांग्लादेश सरकार ने आशंका जताई है कि कट्टरपंथी दुर्गा पूजा के दौरान हिंदू मंदिरों और त्योहारों को अपना निशाना बना सकते हैं। अब सरकार ने हिंदू मंदिरों और दुर्गा पूजा पंडालों में मदरसा छात्रों को तैनात करने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि अगर किसी ने हिंसा फैलाने की कोशिश की तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। हाथी निकल गया लेकिन पूंछ अटक गई। जी हां, बांग्लादेश के साथ बिल्कुल यही हुआ है। बांग्लादेश के गेंदबाजों ने सोचा होगा कि भारत के टॉप 6 बल्लेबाज आउट कर लिए हैं तो अब भारतीय टीम को 200 रन के अंदर ऑल आउट कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और टेस्ट क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने अपनी बल्लेबाजी से शमा ही बांध दिया। एक वक्त बांग्लादेश के क्रिकेटर यही सोच रहे थे कि अब पाकिस्तान की तरह वे भारतीय टीम पर भी शिकंजा कस लेंगे, लेकिन उनको पता नहीं था कि यह भारत है और अपनी सरजमी पर भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट की बेताज बादशाह है। जो कार्य बांग्लादेश के लिए लिटन दास मेहंदी हसन मिराज ने किया था, बिल्कुल वही कार्य भारतीय टीम के लिए रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने कर दिखाया। एक समय भारतीय टीम अपने टॉप 6 विकेट महज 144 रन पर ही गिर गए थे, लेकिन फिर रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने 7वें विकेट के लिए 195 से अधिक रनों की साझेदारी करके भारतीय टीम को मैच में ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया। रविचंद्रन अश्विन खासकर बेहद आक्रामक रहे और अपना शतक भी लगभग 100 की स्ट्राइक रेट से पूरा किया। रविंद्र जडेजा ने भी शानदार अर्धशतकीय पारी खेली है और वह भी शतक के नजदीक पहुंच गए हैं। भारतीय टीम के जाने माने बल्लेबाजों ने बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया और बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज के सामने सरेंडर कर गए। हसन महमूद ने टेस्ट मैच की शुरुआत में ही भारतीय टीम के 4 विकेट निकालकर बैकफुट पर धकेल दिया था, लेकिन अंततः जडेजा और अश्विन ने भारतीय टीम को फिर से मैच में वापसी करा दिया है। रविचंद्रन अश्विन और जडेजा की यह पारी सदियों तक याद रखी जाएगी। ऋषभ पंत के टेस्ट क्रिकेट में उतने ही शतक हैं जितने महेंद्र सिंह धोनी के थे। धोनी ने जहां 144 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की, वहीं पंत ने सिर्फ 58 पारियों में ये कर दिखाया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि जहां धोनी का कोई भी शतक विदेशी धरती पर नहीं था, वहीं पंत ने 4 शतक विदेशों में लगाए हैं। जिस तरह का असर इस खिलाड़ी ने धोनी जैसे हाई प्रोफाइल क्रिकेटर की जगह लेकर बनाया है, वह अद्भुत है। वीरेंद्र सहवाग के बाद पंत ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो यह मिथक तोड़ रहे हैं कि आक्रामक खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते। भारतीय टेस्ट एकादश के लिए वरदान है ऋषभ पंत। टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाज के रूप में 500 से अधिक विकेट और बल्लेबाज के रूप में 6 शतक, यह अपने आप में इतना बड़ा रिकॉर्ड है जिसके टूटने की संभावना दूर दूर तक नहीं दिखती। 500 से अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले खिलाड़ियों में बस 2 ही ऐसे हैं जिन्होंने शतक भी लगाया है, वह भी केवल एक। वे हैं ब्रॉड और अपने कुंबले। अश्विन यहाँ बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े। वैसे यह बात भी कम मजेदार नहीं कि टेस्ट शतक के मामले में अश्विन महानतम कप्तानों में से एक धोनी की बराबरी कर चुके। बैटिंग के मामले में धोनी और अश्विन की कोई तुलना हो ही नहीं सकती, पर क्रिकेट के कुछ रिकॉर्ड बिल्कुल उलट पुलट होते हैं। 38 वर्ष के हो चुके अश्विन अब जैसे एक्स्ट्रा इनिंग खेल रहे हैं। उनके साथ के अधिकांश खिलाड़ियों ने कब का संन्यास ले लिया। भारत की ओर से इतनी आयु तक खेलने वाले क्रिकेटर कम ही रहे हैं। कुंबले, हरभजन या कपिल भी इतना नहीं खेल सके। अश्विन अब भी फिट हैं और शानदार खेल रहे हैं। ये देखकर लगता है कि वे अभी 2 साल खेल जाएंगे। तो इन 2 वर्षों में अभी बहुत सारे रिकॉर्ड बनने और बिगड़ने वाले हैं। वैसे इन रिकॉर्ड्स के अलावे भी कुछ बातें हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। बांग्लादेश में पिछले कुछ महीने से जो चल रहा है, उसके बाद भारत का उनके साथ क्रिकेट खेलना कहीं से भी नैतिक नहीं लगता, ऐसा बहुत से लोगों का मत है। ऐसे लोगों का मानना है कि चलो माना कि खेल से पैसा मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, खिलाड़ी मालामाल हो जाते हैं, पर देश, धर्म और मानवता भी कोई चीज होती है और काश की बीसीसीआई इसका भी ध्यान रखती।
लेकिन मेरा मानना है कि ये सभी बातें फिजूल है। खेलों का कोई धर्म नहीं होता। खेल हमें जाति धर्म से ऊपर उठकर प्रतिस्पर्धा करना और आगे बढ़ना सिखाते हैं। दो देशों के बीच में किसी खेल में खिलाड़ी उस खेल में लगने वाले अपने समस्त कौशल का सदुपयोग कर अपने देश को जिताना चाहता है। बांग्लादेश के एक क्रिकेटर लिटन दास हिंदू है, लेकिन कोई बांग्लादेशी क्रिकेटर उनसे बैर नहीं रखता। मेरी यही लाइन खेलों में जाति धर्म लाने वालों के लिए समुचित जवाब है। जय हिंद, जय भारत। और जानकारी अच्छी लग रही हो तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत धन्यवाद। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलने से देश के तमाम धर्मगुरु आहत हैं। इसी क्रम में महाराजगंज के संत महंत और सनातन धर्मावलंबी ने इसे करोड़ों लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने वाला कदम बताया है। सभी ने एक स्वर से इस कृत्य के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मंदिर के प्रसाद में घी की जगह पशुओं की चर्बी मिलाकर श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। सरकार को ऐसे कृत्य करने वालों को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। हमें उम्मीद है कि इसी बहाने सरकार की नींद खुलेगी और मिलावट के विरुद्ध सरकार कड़ा रुख अख्तियार करेगी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलने से देश के तमाम धर्मगुरु आहत हैं। इसी क्रम में महाराजगंज के संत महंत और सनातन धर्मावलंबी ने इसे करोड़ों लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने वाला कदम बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ जघन्य दुष्कर्म और उसकी हत्या की घटना से पूरा देश सदमे में है और समय आ गया है कि सब लोग मिलकर कहें कि अब और बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हाल में महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से अपराध बढ़े हैं, उनसे हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है कि इस बुराई की जड़ों का पता लगाया जाए। राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया मंच पर साझा किए गए एक बयान में यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस घटना की जानकारी मिलने पर वे निराश और स्तब्ध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सबसे दुखद तथ्य है कि यह केवल एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की श्रृंखला की एक कड़ी है। उन्होंने कहा कि कोलकाता में जब छात्र, डॉक्टर और लोग इस घटना पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो अपराधी कहीं और ही निडर घूम रहे थे। राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों में छोटी छोटी बालिकाएं भी है और कोई भी सभ्य समाज बहनों और बेटियों को इस प्रकार के अत्याचारों का शिकार बनने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से देश भर में रोष व्याप्त होना स्वाभाविक है। राष्ट्रपति ने कहा कि अब समय आ गया है कि हमें एक समाज के तौर पर अपने आप से कुछ कठिन प्रश्न पूछने होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान ने महिलाओं समेत सभी नागरिकों को उस समय समानता प्रदान की जब दुनिया के अनेक हिस्सों में यह केवल आदर्श मात्र था। राष्ट्रपति ने कहा कि नागरिक समाज आगे आया और इस संबंध में राज्य के प्रयासों में सहायता की। उन्होंने कहा कि समाज के सभी क्षेत्रों में दूरदर्शी नेताओं ने लैंगिक समानता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के पीछे कुछ लोगों द्वारा महिलाओं को वस्तु की तरह पेश करना ही है। ऐसे लोगों के मन में यह बात गहराई तक बैठी हुई है। राष्ट्रपति ने कहा कि दुर्भाग्य से भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में यही स्थिति है। राष्ट्रपति मुर्मू ने दिल्ली के निर्भया कांड को याद करते हुए कहा कि दिसंबर 2012 में देशवासियों का उस क्रूरता से सामना हुआ जब एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी। देश में इस घटना से सदमा और गुस्सा था। लोगों ने यह ठान लिया था कि किसी भी निर्भया का यही हश्र नहीं होने देंगे। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि यह देश के लोगों का दायित्व है कि वे अपनी बेटियों को भय से मुक्त करने के रास्ते की सभी बाधाओं को दूर करें। धन्यवाद।